हेलो ट्वेल्थ बिजनेस। ये जो आपका टॉपिक आज रहेगा दैट इज चैप्टर 2 से है। चैप्टर 2 आपका बिजनेस का क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था टोटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दो लोगों ने डिस्कस करे हैं, हेनरी फियोल ने जिन्होंने 14 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जिन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी। एग्जामिनेशन के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स बहुत ज़रूरी रहती हैं। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की किस बंदे ने? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स इन्होंने दी थी जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेंटल रेवोल्यूशन और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये हमने आज डिस्कस करनी है, ठीक है। इससे हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 हेडिंग डालो, फंक्शनल फोरमैनशिप। फर्स्ट हेडिंग फंक्शनल फोरमैनशिप। टेक्निक क्या थी भाई? फर्स्ट फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप भाई ये टेक्निक थी कि आपने अपने जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उनके लिए 8 कैटेगरीज ऑफ बॉसेस बनानी है। इट इज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। जो हेनरी फ्योल का यूनिटी ऑफ कमांड था ना, जो क्या कहता था, वन मैन वन बॉस, एक बंदे का एक ही बॉस होना चाहिए, ये उसका कंप्लीट वायलेशन है। ये कहते हैं भाई फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको 8 कैटेगरीज ऑफ बॉसेस दो, ठीक है। ये प्रिंसिपल यही कहते हैं, मेकिंग कैटेगरीज। और कैटेगरीज भी कितनी? 8 कैटेगरीज ऑफ बॉसेस फॉर द वर्कर्स। किनके लिए? जो वर्कर्स एंगेज्ड है, एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, फैक्ट्री लेवल पर काम करते हैं भैया। एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, हेनरी फ्योल के ऑफिस लेवल पर, इनके फैक्ट्री लेवल पर 8 कैटेगरी ऑफ बॉसेस बनाने हैं। इसकी ट्रिक भी है, इजी बहुत है, ध्यान से देखना। जैसे लेट इट भी मान लो आपका जो टॉप फैक्ट्री का हेड होगा, फैक्ट्री मैनेजर, जो पूरी की पूरी कारखाने को, पूरी की पूरी फैक्ट्री को संभाल रहा है। इसने 2 डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। इसने अपने अंडर 2 लोगों को रखना है, प्लानिंग ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। अभी तक की बात क्या है? इस टेक्निक में क्या होता है भाई, जो आपका फैक्ट्री मैनेजर है, जो पूरी फैक्ट्री को संभाल रहा है, जो पूरी फैक्ट्री का हेड है, वो 2 कैटेगरीज बनाएगा, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। अभी अभी हमने पढ़ना कितनी कैटेगरी बनेगी? 8। तो 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर। अब इनकी ट्रिक क्या है भाई? प्लानिंग ऑफिसर की ट्रिक थी डर्ट, DIRT, और प्रोडक्शन ऑफिसर की ट्रिक क्या थी? सर जी। ये जी दूसरे वाला जी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा? प्लानिंग ऑफिसर के अंडर अंडर कौन कौन आता है? इसके अंडर काम करेगा D फॉर डिसिप्लिन इंचार्ज। इन सबका मतलब अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। डिसिप्लिन इंचार्ज, I फॉर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, R फॉर रूट क्लर्क, T फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर जो 4 लोग आएंगे, क्या हैं? S फॉर स्पीड बॉस, स्पीड बॉस, I फॉर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, R फॉर रिपेयर बॉस, G फॉर ज्ञान बॉस। टोटल कितने बन गए भाई? 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और ये भाई 8 के 8 लोग मिलकर 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये 8 मिलकर वर्कर्स को कंट्रोल करेंगे। जो वर्कर्स होंगे उनके ऊपर ये 8 के 8 बॉसेस रहेंगे जो इनसे काम करवाएंगे। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, वर्कर्स। जो वर्कर्स होंगे वो इन 8 बॉसेस के अंडर काम करेंगे। एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए, ठीक है। इसको अब एक एक करके समझते हैं, इनका सबका काम क्या रहेगा।
अब एक एक करके सारे काम क्या करते हैं। तो जो आपका प्लानिंग ऑफिसर है, प्लानिंग ऑफिसर इसके अंदर अभी हमने पढ़ा 4 लोग आ रहे हैं। उन 4 लोगों की ट्रिक क्या है, DIRT, DIRT। नंबर 1 बहुत सिंपल है भाई, क्या क्या कौन कौन करता है, डिसिप्लिन इंचार्ज। भाई डिसिप्लिन इंचार्ज क्या करेगा, नाम से ही पता लग रहा है, जो वर्कर्स का डिसिप्लिन इंश्योर करेगा, इंश्योर्स डिसिप्लिन। फैक्ट्री में यार एक बात ध्यान रखना, जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं ना, उनको डिसिप्लिन में रखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑफिस वाले लोग ऑफिस पॉलिटिक्स में होते हैं, ठीक है, वो दूसरे प्रकार की चीज़ें करते हैं, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज़ की आपस में बिचिंग कर ली, वो सब चीज़। बट जो फैक्ट्री में मजदूर होते हैं, उनका डिसिप्लिन इंश्योर कराना बहुत मुश्किल होता है। उनको लाख बार समझा लो, यहाँ बीड़ी नहीं पीनी, वो वही पिएगा, ठीक है, कल से टाइम पे आना, वो लेट ही आएगा, कि बाबूजी हमारी बीवी लेट हो गई थी, ऐसी चीज़ें। तो भाई जो डिसिप्लिन इंचार्ज है, इनका डिसिप्लिन इंश्योर करते हैं कि भाई सारे वर्कर्स डिसिप्लिन है या नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जनरल बना रखे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, टाइम पे आ रहे हैं या नहीं। एक बार डिसिप्लिन इंचार्ज का काम खत्म होता है, सेकंड आता है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का ट्रेंड ना बेटा फॉरेन में बहुत चलता है, हमारे यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं चलता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है, बड़ा जनरल में होगा। वर्कर जैसे ही सुबह फैक्ट्री में आएगा, सबसे पहले डिसिप्लिन इंचार्ज देखेगा टाइम टू पे आया या नहीं, उसके बाद प्रॉपर यूनिफॉर्म में आया है या नहीं, हेलमेट वगैरह अगर कोई है ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पे तो डाल के आया है या नहीं। जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, बाहर फॉरेन में क्या ट्रेंड चलता है, इनको ना एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट बना के दिया जाता है जिसको WO बोलते हैं, वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर पे ना प्रॉपर सब कुछ रिटर्न में लिखा होता है, रिटर्न प्रूफ कि भाई तू ये वाला मिस्त्री है, तेरा नाम, तेरी वर्कर ID, आज की डेट, तेरे को ये आज का काम असाइन होता है। अब वर्क ऑर्डर कितने भी टाइम का हो सकता है, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, कि जाके वर्कर को जाके रोज रोज परेशान ना होना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो आपके बढ़िया जिम जो उसके अंदर होता है ना, आपका एक मेंबरशिप कार्ड बना होता है और आपका एक वर्कआउट का कार्ड बना होता है, उसके अंदर सारा लिखा होता है कि भाई मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी भाई इनका वर्क ऑर्डर होता है। वर्क ऑर्डर के अंदर सारी डिटेल्स लिखी होगी, भाई बंदे का नाम, क्या काम करना है, नीचे इसके कितने पैसे मिलेंगे, इतने टाइम तक हो गया तो इतने पैसे, लेट हुआ तो ये सब हुआ, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। तो भैया जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है ना, ये वर्क ऑर्डर असाइन करते हैं वर्कर्स को, असाइंस वर्क ऑर्डर, कि भाई वर्कर का आज का, हफ्ते का, महीने का क्या काम है। ऐसे जरूरी नहीं है कि वर्क ऑर्डर सिर्फ एक दिन का ही हो, कम ज्यादा का भी हो सकता है, हफ्ते का भी बन सकता है, ठीक है। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क वर्कर को रूट दिखाता है काम करने का, कि भाई ये काम कैसे होगा, अब ये कर, अब वो कर, इसके बाद पहले तू इतना काम कर ले, उसके बाद ये करना होगा, फिर वो करना पड़ेगा, ठीक है, ये बताते हैं। शोज रूट ऑफ डूइंग वर्क, काम करेगा कैसे, किस तरीके से, पहले क्या करेगा, फिर क्या करेगा, इसके लिए तेरे को किस किस से मिलना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा वो। और क्योंकि हमने यार हमारे कंसेप्ट होता है अकाउंट्स में, बिजनेस में, कॉमर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो एक लास्ट वाला क्लर्क बहुत जरूरी है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये बताता है भाई कि जो भी काम करेगा वो कितने समय में और किस कॉस्ट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। कि चल तेरे को बोल दिया कि भाई तूने कुर्सियां बनानी है, तो कितने वक्त में और कितनी कॉस्ट के अंदर अंदर बनानी है। अब उस गधे ने कुर्सी 400 रुपए की बना दी तो बेचोगे कितने की फिर। तो टाइम और कॉस्ट क्लर्क ये बताते हैं कि इन व्हाट कॉस्ट एंड इन हाउ मच टाइम, कितनी कॉस्ट में और कितने टाइम में वर्क विल बी डन, जो काम होगा वो कितनी कॉस्ट में और कितने टाइम के अंदर होगा, कितनी कॉस्ट में और कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा। तो भाई फटाफट से इन चारों को पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी डाउट्स है इसमें पूछो, फिर हम आगे करते हैं आपका प्रोडक्शन वाला। नेक्स्ट जो आपका दूसरे वाली कैटेगरी है, राइट साइड वाली फ्लो चार्ट की, प्रोडक्शन ऑफिसर, उसके अंदर भी 4 लोग आते हैं। ये एक्चुअल में प्रोडक्शन इंश्योर करवाते हैं। उसको प्लानिंग ऑफिसर क्यों बोल रहे थे, उसमें सारा प्लान टून की टाइम पे है या नहीं, काम क्या करेगा, कैसे करेगा, किस टाइम में, किस कॉस्ट में करेगा। इसकी ट्रिक है सर जी। अब इसमें क्या आएगा, नंबर 1 एस फॉर स्पीड बॉस। जब वर्कर्स एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं ना, तब इन प्रोडक्शन ऑफिसर्स का काम आता है। स्पीड बॉस बार बार लगातार उन पे इंस्पेक्शन कर करके प्रेशराइज कर करके इंश्योर करता है कि वर्कर स्पीड पे काम अपना टाइमली कंप्लीट कर ले बेसिकली, ठीक है। ये चेक्स स्पीड ऑफ वर्क, कि भाई जो काम है वो सही स्पीड से हो रहा है
या नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फलाना कोई मजदूर है जो बार बार ब्रेक लिए जा रहा है, स्मोक ब्रेक ले रहा है, बीड़ी ब्रेक ले रहा है, तो जाके उसको थोड़ा सुनाएगा, ओए काम हो गया, फिर आ गया ब्रेक पे, चल जाके काम कर, ठीक है, वो चीज़ स्पीड वॉच। सेकेंड इज इंस्पेक्टर। भाई इंस्पेक्टर ये वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं है, फैक्ट्री में इंस्पेक्टर का मतलब होता है जो क्वालिटी चेक करे। इसको क्वालिटी चेक करनी होती है क्योंकि यार कंपनी की, फर्म की, फैक्ट्री की, बिजनेस की एक रेपुटेशन है। और वर्कर बेकार क्वालिटी का सामान बनाएगा तो एट द एंड बेइज्जती वर्कर की थोड़ी होगी, तो पूरी कंपनी की गुडविल जाएगी। तो ये क्वालिटी चेक करता है, लाइक भाई सब सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, जो प्रोडक्ट बनाया है वो ठीक बनाया है या नहीं बनाया, दैट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। और तू वैसे अगर मान लो कोई खाने की आइटम है तो क्वालिटी का ध्यान कि वो तेरे ग्लव्स का है, बिना बिना टोपी बिना ग्लव्स की वो कर रहा है, प्रोडक्शन कर क्या रहा है तू, वो चीज़। आर फॉर रिपेयर बॉस। जब फैक्ट्री में इतने सारे वर्कर्स मिलके काम करते हैं, मशीनें वगैरह, प्लांट्स वगैरह अक्सर खराब होते रहते हैं, तो भाई जितना भी आपका रिपेयर रिलेटेड वर्क होता है ना, जितना भी आपका रिपेयर रिलेटेड वर्क होता है, कोई मशीन में दिक्कत आ गई, किसी मशीन का लुब्रिकेंट खत्म हो गया, ठीक है, वो सारा काम इसका होता है कि भाई कोई मशीन वगैरह में किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो रिपेयर करवाने का काम इसका होता है। उस केस में वर्कर सीधा रिपेयर बॉस पे जाए कि यार हमें काम करने है, वाली फलानी मशीन खराब होगी, इसका बताओ क्या करें। जी फॉर गैंग बॉस। ये कोई माफिया नहीं है, नाम इसका बस फैंसी है। गैंग बॉस का काम होता है रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना। इसका काम होता है रॉ मटेरियल से रिलेटेड कि भाई रॉ मटेरियल को अवेलेबल करवाना वर्कर्स तक, वर्कर्स को रॉ मटेरियल्स को अवेलेबल कराते करवाना। मान लो फॉर एग्जांपल वर्कर है, वो गया कोई आपकी आयरन एंड स्टील प्लांट है, उसके पेचकस पूछकर उस पर खत्म हो गए, पेचकस नहीं है उस पर, पेचकस खराब हो गया उसका, ठीक है, नट बोल्ट कम पड़ रहे हैं तो नट बोल्ट वगैरह वो सब चीज़ें देना इसका काम होता है। ये पढ़ो फटाफट, दैट्स ऑल फंक्शनल फोरमैनशिप। और इसके लास्ट में बस एक चीज़ आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फंक्शनल फोरमैनशिप is a violation of unity of command। जो हेनरी फेयोल का यूनिटी ऑफ कमांड था ना, जो कहता था वन मैन वन बॉस, ये तो उसका पूरा ऑपोजिट है, ये कहता है वन मैन एट बॉस, वो चीज। लेकिन यार ना वो गलत था ना ये गलत है, वो ऑफिस लेवल पे ठीक है, ये फैक्ट्री लेवल पे ठीक है कि वर्कर एक बंदे के काबू नहीं आएंगे, उसके ऊपर 8 बॉस होने ही चाहिए। दैट्स ऑल। इसको देखो फटाफट। इसके बाद आगे जितनी भी टेक्निक्स है वो सारी छोटी मोटी टेक्निक्स हैं, लाइक आपकी होगी मेथड स्टडी। मान लो बहुत ही सिंपल है, केस स्टडी के अंदर ध्यान से उठाना इसको। मेथड स्टडी, भाई मेथड स्टडी क्या होता है, फाइंडिंग वन बेस्ट मेथड या बेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क या कंप्लीटिंग अ जॉब। एक काम को करने का बेस्ट मेथड ढूंढ लो और फिर उसी को अप्लाई करो, बार बार अलग अलग मेथड में करो। फॉर एग्जाम्पल यार आप चाय बनाते हो, चाय बनाने के कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है, आप घर पे जब चाय बनाते हो अलग अलग ऑप्शन है, कोई पहले दूध डाल रहा है, कोई पहले पानी डाल रहा है, कोई पहले पानी के अंदर पत्ती डाल रहा है, कोई पहले पानी में चीनी डाल रहा है, कोई पानी और दूध को मिक्स करके उसमें चीनी डाल रहा है, फिर लास्ट में पत्ती डाल रहा है, कोई पहले पत्ती डाल रहा है। आजकल तो वो कैरेमलाइज्ड चाय बनी है, बिना कुछ करे पहले चीनी डाल दो, उसका कैरेमल बनेगा, उसमें फिर उसमें आप पानी दूध डालो, वो चीज़। अलग अलग ऑप्शन होते हैं काम करने के। लेकिन एक बात बताना, क्या जो एक्चुअल में आप लोग तो घर पे बना रहे हो ना एज अ हॉबी चाय, जो लोग चाय वाले होते हैं जिनका चाय का काम है, क्या वो ऐसे करते हैं? उन्होंने एक बेस्ट मेथड फिगर आउट कर लिया है, वो चाय बनाना हो, मैगी बनाना हो, जो मर्जी हो, और वो हर बार उसी तरीके से बनाते हैं ताकि अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। ये मेथड स्टडी भी यही कहती है कि फाइंडिंग, मेथड स्टडी यही कहती है कि फाइंडिंग द बेस्ट मेथड या बेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। एक काम को करने का, एक जॉब को करने का बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका ढूंढ लो और फिर इंश्योर करो कि भाई उसी तरीके से वो काम हो, उसी तरीके से कंप्लीटिंग अ वर्क या कंप्लीटिंग अ टास्क, वो चीज उसी तरीके से हो। ये होता है मेथड स्टडी कि एक बारी आप बेस्ट मेथड ढूंढ लो किसी पर्टिकुलर चीज को करने का क्या है, और फिर इंश्योर करो कि सारे वर्कर्स उस चीज को उसी मेथड से करते हैं। और दैट इज द रीजन भाई, अब फॉर एग्जांपल जो आपकी रेस्टोरेंट्स वाली लाइन होती है, वहाँ ऑलमोस्ट आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं उनका भाई टेस्ट सेम रहता है अपने लेवल पर। अब मान लो कोई एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है जिसका, जैसे मान लो मैकडॉनल्ड्स है, आप मैकडॉनल्ड्स में जहाँ मर्जी जाकर उनका आलू टिक्की बर्गर खा लो, उन्होंने बेस्ट मेथड अपने उनको एम्प्लॉयज़ को सिखा दिया कि भाई ऐसे ही बनाना है तूने, ठीक है। स्टारबक्स है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बता दिया भाई इतना आइस, इतना वनीला एसेंस, इतना व्हिप्ड क्रीम, इसमें तूने इतना सब मिला देना है तो ऐसी कॉफ़ी बनेगी। अब उनको बेस्ट मेथड सिखा दिया, वो हर बार वैसे ही बनाते हैं, वैसे भी उससे स्पीड बढ़ती ही है।
इसके बहुत फायदे हैं। एक होती है यार मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है बेटा मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट स्टडी होती है भाई अननेसेसरी मूवमेंट्स जो होती हैं उनको हटाना, अननेसेसरी मूवमेंट्स को निकालना। कई बार ऐसा होता है प्रोडक्शन करते हुए वर्कर बहुत सारी फालतू मूवमेंट्स करता है। फालतू मतलब जो एक काम है वो नॉर्मली भी किया जा सकता है, उसके लिए वो बेफालतू की मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे लेट इट भी मान लो यहाँ कोई नट टाइट करना है, ठीक है, नट टाइट करना है, उसके लिए भाई अब मान लो वर्कर का सारा सामान इधर उधर है, जैसे वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होता था कि सामान उसका इधर उधर पड़ा है, तो वो क्या करेगा? मान लो ये नट लगाना है पहले कहीं जाएगा, वहाँ से नट ढूंढेगा, नट उठा के आएगा, फिर कहेगा लगाना है, ओहो पेचकस नहीं है, फिर दोबारा कहीं जाएगा, वहाँ से पेचकस उठाएगा, फिर वापस आएगा, यार इसमें तो हैमर की भी जरूरत पड़ेगी, फिर कहीं गया, हैमर उठाया, फिर आया, फिर लगा रहे भाई। इतने से काम में उसने 4-5 तो फालतू मूवमेंट ही कर ली, और पूरे दिन भर में वो इतना कितना ही टाइम वेस्ट करा देगा आपका, वो भी तो सोचो। तो जो आपकी इमोशन स्टडी होती है इस चीज पे काम करती है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है वर्कर की उनको एलिमिनेट करना है, उनको उड़ाना है। इंश्योर करो, इंश्योर दैट देयर आर नो unnecessary movements, there are no unnecessary movements of the workers। हाँ अपनी ब्रेक में यार वो जो मर्जी करे, ब्रेक में वो घर हो 1 घंटे की ब्रेक में अगर आ रहे हो, ठीक है, लेकिन फालतू की भाई, जैसे मान लो अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया रॉ मटेरियल वगैरह के लिए, इन सब चीजों के लिए बेफालतू मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। वर्कर का सारा सामान उसके पास अवेलेबल करा दो, ठीक है, उसका एक बैग बना दो कि भाई उसके पास उसका सारा सामान पड़ा हो, बेफालतू में इधर उधर टाइम पास ना हो कि यहाँ गया फिर वहाँ गया, यहाँ गया वहाँ गया, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ो। इसके अंदर ना आप एक एग्जांपल जरूर दे सकते हो, आपकी आरके सिंह वाली बुक में बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि जब ये मोशन स्टडी लॉन्च करी गई थी ना, तो देखा था कि एक वर्कर जो था, एग्जांपल दे सकते हो आप ऐसा, वो एक ईंट को लगाने के लिए, वो सीमेंट के थ्रू वो ईंट फिक्स होती है ना, उसके लिए पहले 18 मूवमेंट्स करता था। जब हमने उसकी मूवमेंट्स को ट्रेस करके ट्रैक करा तो लास्ट में वो सिर्फ 5 पे आ गया। तो कितना टाइम बचा भाई? ऑलमोस्ट ट्रिपल, 5 का ट्रिपल बन रहा होता है भाई, 5 3 15, उससे भी ज्यादा मूवमेंट्स थी, वो 5 तक रिड्यूस हो गई थी। तो ये इन दोनों को फटाफट से देखो, इसमें जो भी डाउट है पूछो, ठीक है। इसके बाद एक आधा आपका और आ जाएगा, जैसे टाइम स्टडी, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, वो सभी पढ़ना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक है आपकी टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन। कुछ बुक्स के अंदर कुछ ऑथर्स ने ना स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन को एक साथ समझाया है, कुछ जगहों पर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एक जगह है। स्टैंडर्डाइजेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करो, क्या है भाई? अलग अलग आप समझा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि केस स्टडी में तो आपको एक कम पड़ रही हो तो ऐसे अलग अलग करके समझा देना। फर्क क्या है भाई स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के अंदर? अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? काम की बात, स्टैंडर्ड सेट करो भाई, अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करो, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क करो, स्टैंडर्ड वाला काम करो, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज ना कंट्रोलिंग में बहुत आएगी। स्टैंडर्ड सेट करो, अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन करते हुए क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करो, उसके अंदर प्रॉपर मेंशन करो भाई कि इतनी हमारे को एक्सेप्टेबल है, इतनी कमी बेशी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करो, आप डिफेक्टिव स्टैंडर्ड सेट करो। एग्जांपल से समझो कि भाई जैसी बात है, एक वर्कर मान लो दिन में बनाता है, लेट इट बी कोई कुर्सी बना रहा है, ठीक है, एक वर्कर कल्ला दिन में कुर्सियाँ बना रहा है, मान लो भाई उसने कोई दिन के नॉर्मल एक वर्कर 10 कुर्सी बनाता है, आपने उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, आपने उसका एक स्टैंडर्ड सेट करा भाई कि तूने दिन में लेट इट बी लगा लो 10 कुर्सियाँ बनानी है, ठीक है। अब 10 कुर्सियाँ तूने बनानी है और 9 तक भी बना ले तो सही है, आपने एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि चल 9 तक बना ले, 8 तक बना ले, उससे कम बनाएगा तो वी विल बनिश। एक टॉलरेंस लिमिट सेट करो। ऐसी सी चीज़ें कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर आती है। या मान लो ये तो चल कुर्सी होगी, कोई ऐसी चीज़ें जो दिन में वर्कर 100-150 बना सकता है, मान लो कोई छोटी मोटी यूनिट है जो वर्कर दिन में 100 बना सकते हैं, मान लो टेस्ट ट्यूब है लेबोरेटरी के अंदर, उसको मशीन से उसको आधे को संभालना है, तो
उस वो दिन की 100 बना सकता है। आपने उसको कहा भाई तेरे लिए एक मिनिमम क्वालिटी लिमिट हम सेट कर देते हैं, मिनिमम टॉलरेंस लिमिट सेट कर देते हैं कि तू कम से कम 90 तो बनाएगा। 91 92 में तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 90 से कम बनी तो तेरी दिहाड़ी काटेंगे। ऐसी क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करो। जैसे अलग अलग चीज़ों की क्वालिटी होती है ना, ग्रेड्स होते हैं, लाइक राइस वगैरह के केस में बासमती वगैरह वगैरह, वो सब तो क्वालिटी सेट करो। सिंप्लीफिकेशन होती है भाई बेफालतू की अननेसेसरी क्वांटिटीज मत बनाओ, अननेसेसरी क्वांटिटीज मत बनाओ। एग्जांपल लेट इट बी भाई, हम टी लीव्स की बात करें, चाय पत्ती में आप ऐसा करो, पैक्स अवेलेबल करा दो भाई, एक 100 ग्राम का, एक 250 ग्राम का, पाइया जिसको आप बोलते हो, एक आधा किलो का, एक 1 किलो का, और होलसेलर्स के लिए 5 किलो का, ठीक है। और छोटा पैक बनाना है 50 ग्राम का बना लो, 10-20 रुपये बना। अब ये आप पैक्स अवेलेबल करा दो, ठीक है, समझ आता है, मेक सेंस। ऐसे बेफालतू में वो जो तुम्हें लगता है ना कि वहाँ 99 100 की चीज को 99, वो बेटा चीज प्राइस में अच्छी लगती है, क्वांटिटी में नहीं लगती। क्वांटिटी में पूरा लिखो 100 है 250 है एग्जैक्ट, बेफालतू की आपकी क्वांटिटीज नहीं होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बना दो भाई, ये हमारी चाय पत्ती 793 ग्राम की है, भाई किसी को पसंद नहीं आएगी ये, वो एमआरपी में अच्छी लगती है चीज की, 100 की चीज को 99 का लिख दिया, वो चीज वहाँ अच्छी उचित लगती है। नॉर्मली नहीं कि भाई आप मान लो चावल के पैकेट्स बना रहे हो और आपने बना दिया 396 ग्राम का चावल, भाई या तो तू 350 कर या 400 कर या 500 कर, ये क्या होता है? ऐसी चीजें सिर्फ प्राइस में अच्छी लगती है, क्वालिटी वगैरह में बिल्कुल भी नहीं लगती। इसको पढ़ो, नोट करो। और ये जो लास्ट में लिखा है मैंने सिंप्लीफिकेशन में, ये एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वैरायटीज और साइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर केस स्टडी। ये इस बात का ध्यान रखना, केस स्टडी में बहुत काम आएगा, इवन एमसीक्यू के लिए। सिंप्लीफिकेशन की ये लाइन कि भाई बेफालतू की वैरायटी या साइजेस को एलिमिनेट करो। तो स्टैंडर्डाइजेशन तो यही है कि भाई स्टैंडर्ड वाला काम करो, स्टैंडर्ड सेट करो अलग अलग चीज़ों के, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, टाइम स्टैंडर्ड्स, कितनी मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उसके स्टैंडर्ड्स, हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट करो। वो चीज़ बड़े काम आएगी कि हमने स्टैंडर्डाइज्ड वर्क करा है। इनको पढ़ो भाई फटाफट से, लगभग कोशिश करो जितनी बिजनेस एक्टिविटीज के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो करो। हाँ भाई, एक हेडिंग डाल लो, फैटिग स्टडी, FATIGUE, फैटिग स्टडी। उसके अंदर क्या आता है आपको? फैटिग का मतलब होता है बेटा टायर्ड, जब थकावट हो जाती है। फैटिग होने का मतलब होता है टायर्ड हो जाना, थकावट। वर्कर सारा दिन काम कर रहे हैं, वो भी थकेंगे, तो कुछ नहीं, फैटिग स्टडी डील करती है, उनको रेस्ट दो, रेस्ट इंटरवल्स दो, रेस्ट इंटरवल्स। क्योंकि इन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करवाए थे इसने, एफडब्ल्यू टेलर ने ना, कि एक बार वर्कर्स को पूरा दिन बिना ब्रेक के काम कराया, एक बार उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक दी। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद वर्कर वैसे भी ब्रेक ले ही लेते हैं, ठीक है। लेट इट भी, कोई वर्कर 10 बजे जा रहा है, आप नॉर्मल सेट कर दो यार, स्टैंडर्ड ऐसा है 10 बजे आया, काम पे लग, 1 बजे लंच ब्रेक होगी 1 घंटे की, 1 से 2, ठीक है, 1 घंटे तक वो रेस्ट मिल गया पूरा बढ़िया। उसके बाद शाम को 5 बजे चाय की ब्रेक होगी, और बीच में वर्कर वगैरह एक आधी अपनी बीडी ब्रेक तो ले ही लेते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़। तो फैटिग स्टडी, उनको प्रॉपर रेस्ट इंटरवल दो। और पेपर में बेटा एग्जांपल में बीडी ब्रेक ना लिख के आना, वह एग्जांपल में सब लिख देना कि भाई लंच ब्रेक लो, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ फैटिग स्टडी के अंदर आ जाता है। और एक भाई थोड़ा थोड़ा मोशन स्टडी जैसा है, टाइम स्टडी। अगर मोशन स्टडी होगी तो टाइम स्टडी अपने आप हो जाएगी, कि बेसिकली अगर आपने अननेसेसरी मोशंस वर्कर की उड़वा दी तो टाइम पे तो वो काम अपने आप कर ही लेगा। टाइम स्टडी कहती है भाई एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने का टाइम निकाल लो अच्छे से, और वर्कर्स को वो एक स्टैंडर्ड, ये बेसिकली ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये 3 स्टडीज का एक तरीके से मिक्सचर होगा, स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्डाइज्ड टाइम, ठीक है, कि एक बार एक काम करने का, लेट इट बी वो काम करना है बैट मैन्युफैक्चरिंग, बैट बनाने के लिए एक टाइम्स देख लो कि भाई एक नॉर्मल व्यक्ति को एक 0 से लेके हीरो तक उस बैट को बनाने में कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है ओके रिपोर्ट करने में, उसको वो टाइम निकालो, उसमें 1 आधा मिनट और फालतू ऐड कर दो, और वर्कर को कह दो भाई इस तरीके से आइडिया लगा लो कि ऑन एन एवरेज, लेट इट बी एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल जी 1 घंटे में एक वर्कर एक बैट बना लेते हैं, हालांकि ऐसा रियल में होता नहीं है, एक एग्जाम्पल है, 1 घंटे में एक वर्कर एक बढ़िया तरीके से बैट बना लेगा,
वर्कर आया 8 घंटे, 1 घंटे उसकी है ब्रेक, 7 घंटे के अंदर 7 तो बना ही लेगा, तो उसको ऐसे एक दे दिया कि भाई मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। एक टाइम स्टडी कि भाई एक बारी फाइंडिंग द, इसके अंदर क्या आ जाता है, फाइंडिंग द राइट टाइम, एक सही टाइम निकालो एक काम को करने में कितना लगता है, फाइंडिंग द राइट टाइम टू डू अ वर्क, फाइंडिंग द राइट टाइम टू कंप्लीट या डू अ वर्क, टू कंप्लीट अ वर्क, एक जॉब को, एक वर्क को खत्म करने में कितना टाइम लगता है, और इंश्योर करो एंड इंश्योर दैट द वर्कर्स फिनिश इट विद इन दैट टाइम। जैसे यार तुम्हारे स्टूडेंट्स वाले एग्जांपल क्या होंगे इसके अंदर, ऑलमोस्ट पता है तुम्हारा कि लेट इट भी आपका एक टेस्ट है, तो यार नॉर्मल सीबीएसई पैटर्न क्या है भाई, जितने नंबर का टेस्ट उसका डबल टाइम मिनटों में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट जो 80 नंबर वाला होगा, 80 का डबल होता है 160, 160 मिनट बच्चे को देने चाहिए, 20 मिनट और फालतू दे दो, चलो 3 घंटे में बच्चा 80 मिनट का 80 नंबर का पेपर फिनिश कर सकते हो, एक टाइम स्टडी ही तो है। वरना तुम्हारा भरोसा, तुम तो 6 घंटे लेके ही पेपर को बैठे रहोगे जी, सोच रहे हैं वो चीज भी, ये दोनों भी लिख लो भाई। एक भाई बड़ा जर्मन है, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, इसको डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी बोला जाता है। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम या डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, चीज क्या है, बड़े जेन्युइन टॉपिक है भाई। इसका मतलब है भाई जो बढ़िया वर्कर्स है ना उनको रिवॉर्ड करो। किस तरीके से, अगर आपको लगता है भाई सेम बात, अगर आपको लगता है कि आपकी फैक्ट्री ऐसी है जहाँ पर एक वर्कर एक काम को कल्ला कर लेता है, तो आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। हर फैक्ट्री में नियम, मान लो फैक्ट्री है एसी बनाने की, एक वर्कर एक दिन में कल्ला एक एसी कहाँ से बना लेगा, कि आपकी ऐसा काम है कि भाई एक दिन में अच्छा खासा काम किया जा सकता है एक वर्कर द्वारा, एक कल्ला वर्कर दिन में 10 20 50 100 चीज बना लेगा। तो आप ये वाला सिस्टम अडॉप्ट कर लो, इसमें डायरेक्ट मोटिवेशन मिलेगा भाई। इसका सिंपली मतलब होता है भाई, रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स, एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड करो बाय पेइंग हायर। अदरवाइज यार होता क्या है, ऐसा नहीं होता यार यहाँ पर कि आपका काम खत्म हो गया तो आपको घर भेज दिया जाएगा फैक्ट्री से। अब एक वर्कर है यार, पूरा ईमानदारी से 9 बजे की शिफ्ट है, 9 बजे आता है, पूरा ईमानदारी से टाइम से ब्रेक लेता है, कोई फालतू चीज नहीं, कोई किसी फालतू बातें नहीं, अपना काम खत्म करता है, उसके बाद वो वेला बैठा रहता है, घर तो जा नहीं सकता, ठीक है, टाइम से पहले अपना काम करता है। और फिर होता यही है कि अगर उसने अपना काम खत्म कर लिया फिर उसको किसी और का भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, फैक्ट्री वगैरह में इतना पॉलिटिक्स चलती है। तो ऐसे में क्या करो यार, उसको हमेशा बुरा लगता है कि यार मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैंने इतना अच्छे से काम करा, फिर भी दिहाड़ी मेरे को भी 700 रुपये मिली, पड़ोसी वाले को भी 700 मिली। तो ये सिस्टम है, जो एफिशिएंट वर्कर्स है ना, बढ़िया वर्कर्स है, उनको रिवॉर्ड करो। जैसे कि आप नॉर्मल एक सेट कर दो, जैसे ओवर टाइम वाला कंसेप्ट भी इसी में आता है कि आप उसको ना मोटिवेट इस तरीके से करो। मान लो आपको प्रोडक्शन बढ़वानी है, आप इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो भाई कि अगर कोई भी वर्कर दिन में अपना 70 से 100 यूनिट्स तक बनाएगा, तो जो भी भाई उसका स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड वेज रेट है, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। स्टैंडर्ड दिहाड़ी जो देनी है 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी, वो तो मिलेगा। अगर कोई वर्कर 100 से ऊपर बनाता है, एक तरीके का ओवर टाइम समझ लो, तो हम उसको पर यूनिट 2 रुपए, सही 2 रुपए देंगे। जो स्टैंडर्ड दिहाड़ी आ रही है वर्कर पे, मान लो 500 रुपए की दिहाड़ी है, वो तो आ ही रही है, उसके बाद अगर कोई बढ़िया वर्कर 100 से ऊपर भी पर डे में बना लेता है, तो फिर हम उसको पर यूनिट 2 रुपए देंगे। अब ऐसे में भाई मान लो जो बंदा थोड़ा मोटिवेटेड है पैसे कमाने के लिए, उसने दिन में लेट इट बी 100 तो बनाई, उसके अलावा उसने और मान लो फॉर एग्जांपल 50 और फालतू बना लिए, 50 एक्स्ट्रा बना लिए, तो उसको 50 इंटू 2 100 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको, एंड ऑफ द डे दिहाड़ी 600 रुपए की मिलेगी। वो चीज ओवर टाइम वाला जो कंसेप्ट है ना, वो इस सिस्टम में ही आता है कि ओवर टाइम के जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो इसी में आते हैं, ध्यान रखना। एक भाई इसमें लास्ट ऐसी सुन लो, लिखोगे क्या, एक और लास्ट सुन लो, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है भाई, वर्कर्स और मैनेजर्स का एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है। वो एक तरीके से जेलस फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन से चलना चाहिए, क्योंकि होता यही है भाई, मिस्त्रियों को लगता है कि
बड़े साहब चोर हैं, ठीक है, वो खुद तो आराम से एसी में बैठे हैं, हमसे काम कराते रहते हैं और मैनेजर्स को लगता है कि ये निकम्मे हैं, कुछ करते ही नहीं। तो ऐसे में बेटर यही रहता है एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। ऐसी सी चीज़ें आपने उसमें भी पढ़ी थी हेनरी फ्योलबरो में। ये भाई आपकी साइंटिफिक टेक्निक्स है और इम्पॉर्टेंट बहुत है, ध्यान रखना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस।